15 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर है वो मुख्यमंत्री देगा। आपके द्वारा नहीं जानकारी है? मैं देता हूँ जानकारी, विपक्ष है ही नहीं कोई। ये सीएम के ठेकेदार टेंडर वाली जानकारी आपने दी? अब सीएम ठेकेदार बन गया। रशिया में आज क्या हो रहा है, चाइना में आज क्या हो रहा है। ये हमारा मोदी साहब भी इस देश को रशिया और चाइना बनाना चाहता है। हम पक्की नौकरी देंगे, हम कच्चा काम नहीं करेंगे। एक उड़ान छोड़ देते। सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से संबंधित है। दरअसल इनेलो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि अभय चौटाला के नेतृत्व में चलाई जा रही परिवर्तन पदयात्रा से पूरा हरियाणा इनेलो में हो रहा है। प्रदेश में फिर से इनेलो की सरकार बनेगी और जिस तरह से पिछले 18 सालों में कांग्रेस, भाजपा और जजपा ने प्रदेश का सत्यानाश किया है, उसे फिर से पटरी पर लाया जाएगा। किसान, कमेरे, कर्मचारी, छोटा व्यापारी समेत सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर स्वर्गीय जननायक देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला मंगलवार को जींद में आयोजित इनेलो की राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी दौरान अपने संबोधन में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा विषम परिस्थितियों में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने और पार्टी को फिर से उसी मुकाम पर लाने के लिए उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए पीठ थपथपाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बुरा समय बीत चुका है और अच्छा समय शुरू हो चुका है। इनेलो की इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 25 सितंबर को स्वर्गीय जननायक देवीलाल के जन्मदिवस पर प्रस्तावित सम्मान दिवस रैली के स्थान में पार्किंग और मंडियों में जीरी की फसल की आवक को ध्यान में रखते हुए अब रैली कुरुक्षेत्र की बजाय कैथल में की जाएगी। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी देते हुए बताया कि रैली के बाद भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक यह यात्रा जारी रहेगी और जिस तरह का लोगों का रुझान मिल रहा है उसको देखते हुए वो यह दावा करते हैं कि 2024 में हर हालत में 1987 दोहराएंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में किसानों की फसलों का मुआवजा दिए जाने बारे, सरकार द्वारा बनाए विभिन्न पोर्टलों से लोगों को आ रही समस्या बारे, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी बारे और प्रॉपर्टी आईडी व परिवार पहचान पत्र में हुई त्रुटियों को ठीक करने बारे 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कौशल विकास रोजगार निगम को बहुत बड़ा फ्रॉड बताते हुए कहा कि इस निगम में सरकार की तरफ से सिर्फ एक IAS को लगाया गया है, बाकी सभी RSS के निजी लोगों को लगाया गया है। कौशल रोजगार निगम में ये RSS के लोग बड़ी चतुराई से नौकरियों में बड़े पैमाने पर घपले कर रहे हैं। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि पहले C और D ग्रुप के पदों के लिए एक ऐसे अखबार में छोटा सा विज्ञापन देते हैं जिसकी सर्कुलेशन ना के बराबर होती है। उसके बाद एक निर्धारित दिन को इसका पेपर लिया जाता है। उसके बाद औपचारिक मेरिट बनाकर 1 साल के बाद RSS के लोगों को उन पदों पर लगा दिया जाता है। अभय चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि टेंडर के नाम पर भी बड़े बड़े घोटालों को अंजाम खुद मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री स्वयं ठेकेदार बन गया है जो ठेकेदारों को ठेके दे रहा है। मुख्यमंत्री टेंडर में ठेकेदारों से तय की गई कीमत में से करोड़ों रुपए छुड़वा कर प्रदेश के खजाने की बचत का झूठ फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि टेंडर में मिलीभगत से घोटाले किए जा रहे हैं। पहले कम कीमत में टेंडर दिया जाता है, उसके बाद उसी टेंडर को 50 से 100% बढ़ा दिया जाता है। उन्होंने अंबाला में बन रहे स्टेडियम का उदाहरण देते हुए कहा कि मंत्री अनिल विज ने स्वयं माना है कि इसमें 50 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने इसकी जांच तक नहीं करवाई। बैठक में कलायत के पूर्व विधायक जोगीराम ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह इनेलो की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही दूसरे दलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों से आए दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इनेलो में अपनी आस्था जताई और पार्टी में शामिल हुए। बैठक में वरिष्ठ नेत्री सुनैना चौटाला, प्रकाश भारती, प्रदेशाध्यक्ष नफेस सिंह राठी, जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रामफल कुंडू, जुलाना हल्का प्रधान कृष्ण लाठा, विजेंद्र रेड्डू, जोगेंद्र कालवा समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आपको सीधा दिखाते हैं अभय चौटाला की प्रेस वार्ता के कुछ खास अंश, जिसमें वे पार्टी की भावी रणनीति की घोषणा करने के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जजपा भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किस प्रकार से निशाना साध रहे हैं। और बैठक में हमने 4 प्रस्ताव पास करे, जिंदा प्रस्ताव। एक तो जो प्रॉपर्टी आईडी, हर एक परिवार पहचान पत्र, जो 2 चीजें सरकार ने बनाई है। प्रॉपर्टी आईडी से तो हर शहर का नागरिक जो आज परेशान है,
इस प्रॉपर्टी आईडी के आड़ के अंदर एक दुकान खुल गई भ्रष्टाचार की नई, कि कोई भी नागरिक की प्रॉपर्टी आईडी के बगैर कोई छोटी मोटी रजिस्ट्री या कोई शहर का काम नहीं हो सकता। और जब हो जाता है तो उसमें 100 तरह की कमियां निकालते हैं, कहते हैं इसको ठीक करा के लेके आओ। ठीक कराने के लिए जाता है तो 5,000 रुपये तो सरकार की फीस लगती है, जबकि प्रॉपर्टी आईडी की डिमांड किसी ने करी नहीं थी। किसी नगर पालिका ने, नगर परिषद ने कोई प्रस्ताव नहीं दिए, किसी एसोसिएशन ने प्रस्ताव नहीं दिए। बिना प्रस्ताव दिए, बिना कुछ के, बिना केवल एक गुजरात की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस मुख्यमंत्री को ऊपर से आदेश आया प्रधानमंत्री के ऑफिस से कि भाई ये मेरा जानने वाला है, इसको काम देना है, और कोई काम दे नहीं सकता था, उसको प्रॉपर्टी आईडी का काम दे दिया। 220 करोड़ रुपए दे दिए, उसने फर्जी प्रॉपर्टी आईडियाँ बना दी सारे प्रदेश में। इनका मंत्री खुद ये मान के आया था मीटिंग के अंदर कि 90% लोगों की प्रॉपर्टी आईडी जो है वो ठीक नहीं है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। हमने कहा है कि भाई इसको खत्म किया जाए, जो पहले सिस्टम था उसी सिस्टम के तहत लोगों की रजिस्ट्री हो। नंबर 2, परिवार पहचान पत्र भी जो है उससे भी बुजुर्गों की पेंशन काटना था सिर्फ, वहाँ भी एक गुजरात की कंपनी को राजी करने की दी है, उसी कंपनी को ये काम दिया था कि और सरकार का पैसा उनको देने के लिए सारा काम किया गया। उसके बाद दूसरा एक प्रस्ताव था, जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई, पीछे ओलावृष्टि बारिश की वजह से किसान की जो फसल खराब हुई, उसका अब तक मुआवजा नहीं मिला। सरकार बहुत दावे कर रही थी कि हम जल्दी मुआवजा दे देंगे, एक नया पैसा भी मुआवजे के रूप में नहीं मिला कहीं पर। जहाँ कहीं मुआवजा दिया है वो इनके अपने चंदे लोगों के पास गया और किसी के पास नहीं गया। अब फिर हमारे 6 ऐसे जिले हैं जिनमें एक तरह से पूरा बाढ़ आई हुई है। सरकार को उनको बाढ़ग्रस्त घोषित करना चाहिए था और उन जिलों के अंदर तुरंत किसान को जो मुआवजा देना चाहिए, राहत देनी चाहिए, ताकि किसान कम से कम पिछली इस मार से बचे। एक ये प्रस्ताव था। एक तीसरा प्रस्ताव था, उसको लेकर के बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी के साथ एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो मुझे अभी जानकारी मिली है इसकी। ये जो कौशल रोजगार योजना है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके अंदर एक IAS अफसर की ड्यूटी लगा रखी है, पांडु करके एक चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में IAS अफसर है, साउथ इंडिया। अकेला वो इसको हैंडल करता है। उसके साथ बाकी सारे RSS के लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है कोई। मतलब आप इतना बड़ा कहते हो कि हमें एक रोजगार का एक साधन दे रहे हैं, उस पर सरकार की तरफ से एक आदमी है, बाकी सारे प्राइवेट लोग हैं। और उसमें भी एक बड़ी अजीब चीज़ है जो किसी को भी अब तक पता नहीं है। जो क्लास D है इसके अंदर, उसका एक एग्ज़ाम होता है, छोटी सी ऐड निकालते हैं एक अखबार में और कहते हैं इन पोस्टों के लिए क्लास 4 का जो है एक तरह से, जिसको इन्होंने D कैटेगरी बना दिया, कि इसके एग्ज़ाम दे दो। पोस्टें निकली नहीं है, कोई पोस्ट की अटैचमेंट नहीं, सिर्फ एक छोटी सी ऐड दे दी, उसमें लिख दिया कि भाई हमने इतने चपरासी लेने, हमने इतने बेलदार लेने, हमने इतने ये लेने, अलग अलग नाम। उनकी पोस्टें निकाली नहीं, अखबार में किसी में ऐड नहीं आई, उसका एग्ज़ाम रख दिया। अब वो अखबार सारी जगह जाता ही नहीं है और उसका एक दिन फिक्स कर दिया, भाई आप इस दिन एग्ज़ाम दे दो। उस एग्ज़ाम के अंदर जो पास हो जाएंगे उनमें से फिर ये लोग जो है एक मेरिट बनाते हैं, और मेरिट बना करके वो केवल एक फॉर्मेलिटी है। फिर ये RSS वाले अपने मन मर्जी से अपने मनचाहे लोगों को उसमें भर्ती करते हैं। एग्ज़ाम साल में एक ही बार हो सकता है, उसका बारी बारी एग्ज़ाम भी नहीं। जब पोस्ट निकलती है उस टाइम एग्ज़ाम होना चाहिए, तब नहीं। साल पहले एग्ज़ाम हो गया, पोस्टें साल बाद निकल गई और फिर उसके बाद उसको भर्ती करें। कितना बड़ा मतलब है, लोगों के साथ धोखा है, कितनी अलग तरीके से RSS की भर्ती की जा रही है। बीजेपी ने सरकार के अंदर भर्ती करने का एक साधन निकाला। इसी तरह क्लास C का है,
उनके एग्जाम भी 1 साल पहले हो जाते हैं, और जो क्लास ए और बी वाले उनकी ऐड देते हैं सर, बाकियों का कुछ नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है एक तरह से, ये भी अपने आप में ये सरकार जो कर रही है। एक नई चीज और बताता हूँ मुख्यमंत्री की, जो मेरे संज्ञान में है, आपके पास है कि नहीं है जानकारी। कोई भी टेंडर पहले जो दिया जाता था, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का टेंडर होता था, उसका इंजीनियरिंग चीफ जो है वो ही उस टेंडर को खोलता था और वो ही उस टेंडर में त्रुटियां निकालता था। सरकार की तरफ से आता था कि भी ये प्रोजेक्ट है, इतने करोड़ में बनना है, उसका टेंडर वो निकालता था। कोई फाइनल अथॉरिटी होती थी उस टेंडर को फाइनल करने की। अब इन्होंने क्या किया है, 1 से 5 करोड़ के टेंडर तो करेगा चीफ इंजीनियर, 5 से 15 करोड़ के करेगा मिनिस्टर, और 15 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर है वो मुख्यमंत्री देगा। अब तो मुख्यमंत्री टेंडर भी देने लग गया, खुद सीएम है, खुद सीएम। ये उसकी सर्कुलेशन आया हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। अभी ताजा सर्कुलेशन आया आज से 10 दिन पहले ही, किसी ने बताया नहीं बताया, मुझे कल जानकारी मिली इसकी। आपके द्वारा नहीं जानकारी आती है, आपके द्वारा नहीं जानकारी है। मैं देता हूँ जानकारी, विपक्ष है ही नहीं कोई, है तो बता दो, होता फिर आप तक जानकारी आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी। ये सीएम के ठेकेदार टेंडर वाली जानकारी आपने दी है। अब सीएम ठेकेदार बन गया, ठेकेदार बन गया। ठेकेदारों को ठेके देने लग गए। देखो ये भी एक बड़ा फेलियर बताता हूँ सरकार का। अब मुख्यमंत्री क्या करता है, जब टेंडर अलॉट करता है तो ठेकेदार को कहता है तू 5 करोड़ छोड़ दे। ठेकेदार ने कह दिया छोड़ दिए। फिर ये अखबार में खबर लगाते हैं कि ठेकेदार से 5 करोड़ रुपये छुड़वा दिए। चीफ मिनिस्टर ने कितना बड़ा फायदा कर दिया। मैं चीफ मिनिस्टर से ये बात पूछूंगा और आप भी पूछोगे कि जो पहले 3 साल टेंडर हुए, जो 100 करोड़ का टेंडर था जिसको 150 करोड़ का कर दिया, निकला 100 करोड़ का, और उसके बाद उसको 150 करोड़ के अंदर अलॉट किया आपने, 50% उसका बढ़ा दिया। वो जो बढ़ाया 50% है उसकी जांच कराएगा मुख्यमंत्री। वो बताए ना, जो चीज 10 रुपए में बननी थी जिसके 50 रुपए लगे, उसका क्या करेगा मुख्यमंत्री। मैंने मुख्यमंत्री बढ़ी है तो मेरे को बता दी कि मुख्यमंत्री कहता है बोले मैंने इतने करोड़ बचा दिए, जो खुआ दिए उसका क्या करेगा। स्टेडियम बनाया दामबाड़ा के अंदर, 50 करोड़ का घोटाला स्वयं मंत्री ने माना है, अनिल विज मानता था। कराई जांच तो कुछ मुख्यमंत्री, ये तो लुटेरे हैं, लूट के खा गए। ये जो 5 करोड़ भी छुपाते हैं उसमें भी पहले तय होता है इनका कि इसमें तेरे को 15 करोड़ बचाएंगे, 5 हमें दे देना, 5 छोड़ देना, 5 तू खा लेना, 5 हमें दे देना। ये भी एक मुख्यमंत्री ने अपना एक लूट का नया साधन बनाया। मेरा कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री को किसी ने बता दिया कि ये जो टेंडर होते हैं इसमें भी बहुत सारा मंत्रियों के हाथ लग जाता है, माड़ है इसमें। इसलिए मुख्यमंत्री ने माल खाने के चक्कर में सारा काम किया बेचारे। तो जैसा वो जो आप बता रहे थे, ये एडवर्टाइज है जो एक ऐसे अखबार में दी जा रही है, 9 साल से चल रहा है क्या ऐसा खेल जो आप जो कौशल निगम ये कौशल रोजगार योजना अभी बनाई है 1.5 साल से। इसको बनाने के बाद ये गेम किया ना शुरू किया गया। मतलब किस तरह से नौकरियां भी जो है उसमें आरएसएस की भर्ती करने का एक तरीका निकला है। तो हमने आज जो मेन हमारी बात है, जहाँ मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, वहाँ हमने आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के अंदर एक निर्णय लिया है। हम पहले 25 सितंबर की रैली कुरुक्षेत्र में कर रहे थे, सम्मान दिवस चौधरी देवला, लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर हमें 2 दिक्कत आ रही थी। एक तो पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। जो मेन ग्राउंड है वहाँ पे काली कमली मैदान जो है उसमें तो पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पार्किंग नहीं है, 10-10 किलोमीटर दूर पार्किंग करनी पड़ती है। उसके बाद हमने एक जगह और निर्धारित करी, देखी वहाँ पे पिपली की अनाज मंडी। उस अनाज मंडी के अंदर धान की फसल आनी शुरू हो जाती है 10 सितंबर से। हमने वहाँ जो आड़तीये थे उनके पास अपनी पार्टी के लोगों को भेजा, उनसे ये जानकारी दी। वो मंडी बहुत बड़ी थी, उसके अंदर पार्किंग भी खासा ज़्यादा हो सकती थी, शेड भी बहुत बड़ा था जिसमें हम रैली करना चाहते थे, लेकिन
वो बात भी हमारी बन नहीं पाई। फिर हमने निर्णय लिया, उसके बाद अपने साथियों को भेजा कि भी दूसरी कोई ऐसी और जगह देखो जहाँ पे हमारी ये बड़ी रैली हो सके। हमने क्योंकि करना कुरुक्षेत्र जिले का तय किया था, तो चलो कुरुक्षेत्र में नहीं हो रही तो ओल्ड कुरुक्षेत्र में कर। ओल्ड कुरुक्षेत्र का मतलब कैथल उसका पार्ट है। हमने कहा कैथल कर। जीत हमारी हो चुकी थी 2 साल पहले, इसलिए जीत हम करना नहीं चाहते थे अभी। तो फिर हमने ये फैसला किया, कल हमारे साथियों ने परसों जाकर के सारा देखा और आज ये फिर फैसला किया कि वो रैली हम कैथल में करें। कैथल की जो अनाज मंडी है, जो एडिशनल अनाज मंडी बनाई गई है, वो 250 एकड़ में है और उसका शेड जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ा है। मैं तो पहले फतेहाबाद का मानता था, लेकिन ये फतेहाबाद से भी 12 पिलर ज़्यादा बड़ा है। ये 650 फुट लंबा शेड है। 650 फुट बहुत बड़ा हो जाता है लंबाई के अंदर, और चौड़ाई के अंदर भी 120 फुट है। हम उसके 700 फुट और बढ़ा करके इसको बहुत बड़ा कर देंगे। साथ में इसके प्लंथ है पूरा बड़ा हुआ, उस प्लंथ तक और टेंट लगाएंगे साइडों में, उसको लगा करके फिर हम वहाँ पे ये रैली करेंगे। ये जो निर्णय लिया आज हमने रैली का वो ये लिया। और उसके बाद हमारे 30 अब तक मैंने 60 विधानसभा क्षेत्र किए और 60 विधानसभा क्षेत्र के साथ मैंने अब तक 2575 किलोमीटर का सफर तय किया है। बहुत लोगों की गलतफहमी दूर करी है मैंने। और जो अभी भी परिवर्तन यात्रा पे कोई छोटी मोटी अपनी तरफ से बेचारे जेब पिटाते हैं, कुछ लोगों की आदत होगी जो रह नहीं सकते कुछ बोले बिना, मैं उनका बहुत बहम काट दूंगा अच्छी तरह। ये परिवर्तन है, रैली में भी बहम निकाल देंगे हम और उसके बाद इसको खत्म नहीं करूंगा, पार्ट 2 शुरू कर दूंगा। इसके पार्ट 2 को मैं फिर अपने लोकसभा के चुनाव तक जारी रखूंगा। लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा तक फिर इसी तरह जारी रखूंगा। 2024 में 87 को दोहराएंगे हम हारा, जो लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। तो सब केंद्र की राजनीति को अतीत में इन लोग खास मोड़ देते रहे, खास परिणाम लाते रही है। विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव संभावित है, उसको लेकर क्या कुछ रहेगा हरियाणा में विशेष? लोकसभा का जो चुनाव है, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तो दावेदारी लोगों की तरह करता नहीं, मुझे आदत नहीं झूठ बोलने की। अब तक जितने मैं लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के और मैं दावे से कह सकता हूं कि सरसा की सीट हमारी है, एन दावे के साथ। सरसा हर हालत में हम जीतेंगे। अब आगे कुरुक्षेत्र की तरफ जाऊंगा, हिसार का भी मैं दावा कर सकता हूं कि हिसार की सीट भी हम जीतेंगे। जो हालात हैं आज की तारीख में, गुड़गांव की जो सीट है उसमें मैं जीतने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन गुड़गांव में ये जरूर कह सकता हूं कि हमारी बहुत बड़ी अलग एक पहचान उभर करके आएगी। ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के आकलन है मेरे। आगे आगे जैसे जाऊंगा बता दूंगा। मुझे औरों की तरह ये नहीं हम तो 10 जीतेंगे, हम तो 9 जीतेंगे, हम 6 जीतेंगे, ये निकल जाती मेरे से। आपकी यही खासियत आगे से ये जो परिवर्तन यात्रा है, इसमें हरियाणा की राजनीति में कितना परिवर्तन, आपके आचरण और स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन हो पाया है? तो हरियाणा की राजनीति का परिवर्तन तो देख ले, तीनों बता देना। सारे एसी में सोए थे। सही बात है। सारे सड़कों पे हक नहीं है, कोई हाथ से हाथ जोड़ता फिर सड़ा, कोई कान पकड़ता फिर कोई सवाल करता फिर कौन फिर आपके स्वास्थ्य का फायदा होगा। बताना ये आपने कह दिया ना, सही बात है। ये जब यात्रा चुनावी वर्ष है, राजनेता तक पड़े रहते, आज भी अखबारों में गणके रहती है। जो बात मैंने आपके सामने भी रखी, आप सच्ची आत्मा से अपनी से बता दो भाई, तुम्हारे जीत में इस बीजेपी ने कुछ किया है, सरकार ने कुछ किया है, बता दो तुम्हें। ये मुख्यमंत्री पहले दिन कहने लगा था कि मैं हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बना दूंगा। अरे बन गया मेडिकल कॉलेज, बन गया तो बता दो। 8.5 साल बीत गए। हाँ, कहे सितंबर में शुरू करेंगे। सितंबर की क्या गारंटी है भाई? कोई गारंटी है सितंबर की? 8.5 साल निकाल दिए झूठ बोल बोल कर, तो फिर इन पे तुम भरोसा कैसे करोगे? सितंबर में जो शुरू भी हो जाएगा तो ये कौन सा बना देंगे?
ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा, है? ये नहीं कर सकते। तो आपने जैसे अभी निंदा प्रस्ताव पारित करे पीपीपी को लेके और प्रॉपर्टी आईडी को लेके, इनेलो सत्ता में आने के बाद इनको वाइप आउट करेगी। हमने तो बहुत पहले ये बात कह दी, हम अपने मैनिफेस्टो में देंगे बकायदा तौर पे कि हर हालत में एक तो ये जो एससीटी का एग्जाम नहीं बना हाँ, सारे इकट्ठे होके बहुत देर तक रोके नहीं आए थे। हाँ सीटी वाला। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे, क्या क्या आए थे। मैं विधानसभा में कह चुका हूँ ये बात है कि जितनी भी लोगों के सामने दिक्कतें तुम कर रहे हो, हमारे अगर पैर में जुत्ती फंस गई तो 100% ठीक कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगर किसी ने बीएड कर रखी है उसको टीचर लगने के लिए एग्जाम देने की जरूरत क्या है बताऊंगा। सर बीएड किस लिए? फिर बीएड क्यों करते? बीएड क्यों है? ये सब लोगों की जेब काटने का एक धंधा है। आजकल छोटा सा फार्म भरते हो 2 से 2,500 हजार रुपए लगते हैं। एक फार्म निकलता है, एक पोस्ट निकलती है 100 लोगों के लिए, 10 लाख लोग फार्म भरते हैं। अब 10 लाख को 2,000 से गुणा करो आप, और फिर उसमें ये क्या करते हैं कि जी पेपर लीक हो गया, वो पैसे तो डूब गए उनके, फिर कैंसिल करो। जो तेल वाले वो अलग, एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, दिन खराब हुआ, झाड़ी मरी, वो सारी चीजें काउंट करो, कितना बड़ा नुकसान है। अब ये सारी चीजें टोटल खत्म करेंगे। ये जो बना रखे है तुम्हारा प्रॉपर्टी आईडी जो है, ये जो दूसरी आईडी बना दी इन्होंने, फैमिली आईडी बना दी। जब मेरा राशन कार्ड होता है इधर, राशन कार्ड आधार बन गया, आधार बना दिया। नहीं आधार कार्ड की भी, आधार कार्ड जब बनाया था देश में तो ये कहा गया था कि आपका ग्रीन कार्ड है, सेकंड आईडी नहीं चाहिए। हाँ, इसके बाद आपको कोई आईडी नहीं चाहिए। तो फिर ये रोज नई आईडी क्यों है, पोर्टल क्यों है? अब तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि किसान खाद अगर खरीदेगा तो वो पोर्टल पे जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा और रजिस्ट्रेशन कराएगा, और ये बताएगा कि मुझे कितने बैग खाद के चाहिए। इस पागल को ये समझनी है, एक मुख्यमंत्री है तुम प्रदेश का, किसान को खाद किस काम के लिए चाहिए? उसको फसल पकाने के लिए चाहिए। ये कल को ये शर्तें लगाएंगे हमारे ऊपर कि खाद तो 3 बैग बहुत है 1 एकड़ में। अब किसान ने देखना इसमें 3 डालनी है, 2 डालनी है, 5 डालनी है। जैसी फसल होगी उसी के मुताबिक खाद डाली जाती है। कई दफा पीलापन आ जाता है, सूखा रहने की वजह से कमजोर रह जाती है, उसको ताकत देने के लिए हम पानी लगाते हैं। उसमें खाद का कट्टा गिरे, 1.5 कट्टा भी गिरे, 2 भी गिरते हैं कई बार। इसका मतलब हमें कोई चीज मिलेगी नहीं टाइम पे, हम परेशान होंगे। ये परेशान करने के लिए सारी चीजें बढ़ाई है। अभय सिंह जी, स्कूलों को लेकर भी सरकार ने काफी स्कूल बंद किए, कुछ मर्जिंग के नाम पे बंद करने जा रहे हैं, इस पे इन लोगों का क्या नजरिया? सिर्फ गरीब घरों के बच्चों को पढ़ाई से दूर रखना है सरकार का काम। जिसके पास जुगाड़ है, पैसा है, वो तो प्राइवेट में पढ़ा लेगा। जो मजदूरी करने वाला है बेचारा, वो कहाँ पढ़ाएगा? स्कूल बंद हो जाएगा। ये गरीब आदमी को, मतलब गरीब के बच्चे को उभरने नहीं देना चाहते, आगे नहीं आना देना चाहते। उससे चाहते हैं लेबर ही बड़ी रहे, 24 घर होता। ये लेबर खत्म नहीं करना चाहते। इन दिनों कल तक भी आंदोलन कर रहे हैं पे ग्रेड। जो 2-2 हजार रुपये सरकार किसान के खाते में देते थी वो भी बंद कर दिया। ये भी बताता हूँ, ये जानकारी भी आप किसी किसान सम्मान नहीं दीजिए इसके बाद। हाँ, बंद कर दी, आज भी नहीं मिलती। आपने अभी स्टेज पे ये कहा था कि भाई विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, मोदी को हराया जा सकता है। ये पहले ही बातें होती थी कि मोदी का विकल्प नहीं है, बट विपक्ष एकजुट हो तो मोदी को हराया जा सकता है। तो लोकसभा चुनाव में इन लोग क्या मतलब समान विचारधारा वाले किसी दल के साथ गठबंधन की संभावना तलाशी? कोई हमारे पास ठीक ढंग की प्रपोजल आएगी तो हम जरूर उसको स्वीकार करें। अगर कोई अपना दाव भी लगाना चाहेगा तो फिर हम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। आपने संबोधन में यह भी दावा किया कि परिवर्तन यात्रा है जो वो मोदी का विकल्प होगी, इसका क्या आधार मानते हो आप? इसलिए होगी, मैं आपको बताऊं, सारा विपक्ष हमारे 25 सितंबर पे आएगा और लोग ही उनको कहेंगे, हम उस स्टेज के ऊपर कहेंगे, हम उस विपक्ष के लोगों को बताएंगे कि ये लोग जो है आपको इकट्ठा देखना चाहते हैं। अगर इकट्ठा नहीं होगे तो ईडी के तहत सब जेल की सलाखों के पीछे चले जाओगे। रशिया में आज क्या हो रहा है, चाइना में आज क्या हो रहा है, ये हमारा मोदी साहब भी इस देश को रशिया और चाइना बनाना चाहता है।
ये इन एजेंसियों के माध्यम से नेताओं को जेल में डाल करके राज करना चाहता है देश में। आप देख लो कितने नेताओं को ईडी के डर से, ये हमारी पार्टी थोड़ी कि नहीं तोड़ी ना, डर दिखा के थोड़ी। मेरे साथ जो एमएलए थे, कोई बिजनेसमैन थे और थे, उनको एजेंसियों को डर दिखाया और उनसे इस्तीफे दिलवाए। अब वो रोते हैं, वो कहते हैं बोले जी हमारा कुछ नहीं बेटा, गलती होगी। मैं बोले भूतो भाई तुम अपनी। इसी तरीके से समाज में इसको राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। उस अजीत के खिलाफ ईडी के मुकदमे थे, प्रफुल्ल के खिलाफ थे, उनको डराया, आखिर उन्होंने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, जो कहोगे वो करने को तैयार है। अब लालू के पीछे पड़े हैं, लालू के परिवार को भी तोड़ना चाहते हैं। ये सब जगह इस तरह से डरा धमका करके राजनीति करके अपनी ताकत बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हर हालत के अंदर देश के नेताओं को इकट्ठा होकर के इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। नहीं इकट्ठे होंगे, नहीं लड़ेंगे तो आप देख लेना 25 को देश सभी काल क्या होगा। 25 को तमाम विपक्षी दलों के नेताओं जो एंटी बीजेपी जो मतलब उसमें है, उन सभी को आप बुलाएं। आप जिसका पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, वो मैं समझता हूँ। मैं हर नेता को इनवाइट करूंगा, कोई आए ना आए उसकी मर्जी है। इनविटेशन सबको जाएगा। हाँ, इनविटेशन जाएगा सबको। पे ग्रेड को लेकर कल तक आंदोलन कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, उस पे इन लोगों का क्या स्टैंड है? क्या उनको कुछ सरकार आने पर क्या हम अपनी सरकार बनने के ऊपर हमने पहले भी कहा है, अपना जो मैनिफेस्टो बनाएंगे उसमें कर्मचारियों का अलग से एक आयोग बनाएंगे। कर्मचारियों की बहुत सी डिमांड है, कर्मचारी ही उसमें मेंबर होंगे, तकरीबन मेजोरिटी उनकी होगी। वो जो फैसला करेंगे जिससे सरकार का भी नुकसान ना हो और कर्मचारी को भी फायदा मिले, इस तरह की चीज़ों पे विचार करें, उन चीज़ों को लागू भी करें। हम अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, तो क्या हमको परेशान करने के लिए देंगे सर? हम उनको सुविधाएं भी देंगे साथ में, ताकि वो प्रदेश की सरकार को अच्छे ढंग से मदद करे, चलाए। सरकार चलाने में सबसे बड़ा काम जो है निचले कर्मचारी का है। तो इसमें क्या करेंगे? जैसे अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो सरकार बहुत आगे बढ़ेगी। अभी आपने कहा था कि ये बहुत बड़ा घोटाला है जो कौशल विकास निगम है, जिसके तहत ही ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के दावा करते हैं कि हमने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके नए ठेकेदार बना दिए। तो इन कर्मचारियों का क्या करेंगे? निकाल देंगे, करेंगे क्या? पक्की भर्ती हो जाएगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, जो आदमी हमारे हरियाणा प्रदेश का ही नहीं होगा इसमें। मतलब RSS की भर्ती इसको रद्द करेंगे। हम पक्की नौकरी देंगे, हम कच्चा काम नहीं करेंगे। अभय सिंह जी, आपने 87 को दोहराने का अभी दावा किया है, और जहाँ तक विपक्ष की बात कर रहे थे आप, कांग्रेस पार्टी है, उसमें हर रोज दिखाया जाता है जितने पूर्व विधायक इतने नेता शामिल हो गए। इस तरह का प्रचलन इन दिनों में अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। अभी कराया नहीं तो शामिल कांग्रेस से है, जोगी ताजा उदाहरण है। जोगीराम आज ही जोगीराम ने ज्वाइन किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जो हमारी पार्टी छोड़ करके चले गए, उनको भी ज्वाइन करा तो ये लोकदल का आ गया। इतना डर भय है लोकदल के नाम का भी, इनको तुम सोच नहीं सकते। किसी को भी ज्वाइन कराएगा। ये पहले लोकदल में था, अरे पहले लोकदल में तो पता नहीं कौन कौन थे, आदि कांग्रेस थी, आदि कांग्रेस एक हुड्डा छोड़ दे तो अच्छा, हुड्डा की तरह मेरे से ये नहीं कही जाती है मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है। ये तो सारा दिन मित्र करके अपना कांडा कांडा है। ठीक है, धन्यवाद।